everyone. Today I am here to discuss about the unit second, the healthy child in pediatric nursing. ठीक है? So let's start. First, specific object. Under the healthy unit, ये एक यूनिट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर, एक हेल्दी बेबी के बारे में, हेल्दी चाइल्ड के बारे में. इसके अंदर हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप के बारे में. At last, we can discuss about all of these objectives. So firstly, we start with what is growth. Growth क्या होता है? तो as general जैसा कि हम जानते हैं, growth refers to an increased physical size of the whole body or any of its parts. तो ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है या फिजिकल चेंजेस होता है जिसे कि हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव बेसिस पर, जिसमें कि बच्चे का होल बॉडी या उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं इंक्रीज इन साइज में, शेप में, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वेट से, किलोग्राम से, इंचेस से, सेंटीमीटर से. तो दैट इज ओवरऑल ग्रोथ. ये एक क्वांटिटेटिव जिसको कि मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, चेंजेस होता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो होता है ये एक क्वालिटेटिव चेंजेस होता है. ठीक है ना. अंडर दिस वी कैन refers to a progressive increase in skill and capacity of function. क्वालिटेटिव चेंजेस को हम मेजरली ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं कि किस बच्चे का कैपेसिटी, स्किल्स कितनी डेवलप होती हैं, कैसे चेंजेस होती हैं. कुछ बच्चे जल्दी अडेप्ट करते हैं, ग्रैप्स करते हैं चीजों को, कुछ बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है. बाकी प्रोसेस रहती है डेवलपमेंट की, ये सिमिलर रहती है. वो डिपेंड करता है उनके जीन्स पर, उनके हेरिडिटी पर, कि कौन बच्चा किस चीज को जल्दी से अडॉप्ट करता है. ठीक है. इट ऑल अबाउट क्वालिटेटिव बेसिस है ना. क्वालिटी किसकी अच्छी है, कौन किस चीज को जल्दी से समझ पा रहा है, उसको कैच कर रहा है, ये उस पर डिपेंड्स करता है. तो बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट्स एक पैरेलल पार्ट है किसी भी बच्चे के, जिनके बेसिस पर बच्चा ग्रो करता है. ग्रोथ फिजिकली बॉडी वाइज एंड डेवलपमेंट इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली वाइज. ठीक है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स. अब इंपॉर्टेंस क्या, महत्वपूर्ण बातें हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जिन्हें हमें ध्यान में रखते हैं या रखना चाहिए अगर घर में छोटा बच्चा है या एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. बेसिकली हम कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे कि हमें पता चलता है एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, कि बच्चे का एक पर्टिकुलर एज में क्या वेट होना चाहिए, कितना उसकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, समझना चाहिए. वो सारे पॉइंट्स को हम क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. क्योंकि गेनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन बिहाइंड इलनेस, अगर हमारे पास एक बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ चार्ट रहता है तो उसके बेसिस पे हम, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम ये पता लगा पाते हैं कि एक बच्चे की पर्टिकुलर एज में ये वेट होना चाहिए था, ये हाइट होनी चाहिए थी. अगर वो इन द केस उस पर्टिकुलर एज में बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कि कम न्यूट्रिशियस डाइट ना मिलना, हेल्दी डाइट ना मिल पाना, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा ना हो रहा, पेरेंट्स का नेग्लिजेंसी, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर बच्चे को जिस एज में ग्रुप के अंदर अच्छा वेट और अच्छा डेवलपमेंट उसका होना चाहिए कंपैरिजन टू ऑल अदर चिल्ड्रन, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है हेल्पिंग फॉर्मुलेटिंग द प्लान ऑफ केयर. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है हर एक बच्चे के लिए कि उसके बेसिस पे अगर किसी बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जहां वो अच्छे से ग्रो कर सके, डेवलपमेंट कर सके, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लान ऑफ केयर, कि हमें बच्चे को क्या कमियां हैं, क्या लैक्सेस हैं जो हमें बढ़ानी चाहिए बच्चे के लिए. आर्टिफिशियल्स इन्वेंट्रीज वगैरह, प्रोटीन डाइट्स, विटामिन वगैरह देनी चाहिए. उनके बेसिस पे हम बच्चे को ध्यान रख सकते हैं, बच्चे का एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन. ठीक है. क्योंकि हमें कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन हमें
सिमिलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रखना है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न का स्टेज होता है अब तक अप टू इन्फेंट, वो एक ग्रोइंग स्टेज होती है जिसमें कि हर एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रिक्रिएशन मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग in a parent's education to achieve optimal growth and development at each stage. Or on the basis of importance of growth and development, as a nurse, as a caregiver, as a pediatrician doctor, हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, कैसा डाइट देना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री फीड्स होनी चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स गाइड रहें कि हमारा अगर बेबी और अदर कंपैरिजन टू बेबीज के बराबर पर्टिकुलर एज में अगर एक्टिव नहीं है उस कंडीशन में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर नर्सेज एज अ क्या रोल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब प्रिंसिपल्स एंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अंडर ग्रोथ अगर हम रिलेटेड करें तो दो बेसिस से मेजर करते हैं। फर्स्ट सेफेलोकैडुअल, सेकंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। अंडर सेफेलोकैडुअल हेड टू टो जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन मेजरमेंट करते हैं बच्चे का, ठीक है, जो ग्रोथ को हम मेजर करेंगे वो हेड टू टो करेंगे, ठीक है, अपर हेड से लेके टो तक। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल में हम सेंटर मिड लाइन से पेरीफेरी तक का बच्चे का मेजरमेंट करेंगे। ये दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल के बेसिस पे बोला गया है कि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है ना। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें कि जैसे क्या होता है कि कोई भी बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे डायरेक्ट ही चलने लग जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सब में सिमिलर ही रहेगा कि बच्चा फर्स्ट स्टैंड होना सीखेगा सपोर्ट के साथ, देन विदाउट सपोर्ट, देन फिर बच्चा वॉकिंग करने लगता है। तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सब में सिमिलर ही रहेगा। सेकेंड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इस तरीके से है कि बच्चा है ना हमेशा सीखता रहता है, लर्न करता रहता है, ठीक है ना। कभी कई चीजें वो रैपिडली सीखते हैं, कई चीजें वो स्लो डाउन करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा अगर कुछ भी स्पीकिंग बोलने लगेगा, सेंटेंस बोलने लगेगा या बातचीत करने लगेगा, तो उससे पहले फर्स्ट वो कूस साउंड वगैरह निकालेगा, फिर सिंगल वर्ड बोलने लगेगा, फिर एक दो लाइन सेंटेंस बोलने लगेगा। ये सारी प्रोसेस सब में रहती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मींस बोला गया है कि डेवलपमेंट जो रहता है वो किस तरीके से होता है कि फर्स्ट अगर बेबी जब वॉर्म में होता है, मदर वॉर्म में, तब उसका होल बॉडी मूवमेंट करती है। देन आफ्टर द बर्थ बेबी का बॉडी पार्ट्स, चाहे हैंड्स है, लेग्स है, वो मूवमेंट करते हैं, और लेटर ऑन बेबीज अपनी फिंगर्स को भी मूवमेंट कराना सेपरेटली सीख जाता है। तो वो जनरल से स्पेसिफिक मींस कि फर्स्टली होल बॉडी मूव करती है, देन कुछ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, एंड देन वो एक पर्टिकुलर बॉडी के फिंगर को भी मूवमेंट करना या उनके साथ भी अपना ग्रेस्पिंग पावर करना सीख जाता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो जनरल टू स्पेसिफिक भी काउंट होता है। डोंट प्रोग्रेस एट द सेम रेट। पीरियड्स ऑफ ग्रोथ rate in early childhood and adolescents, decrease periods of growth rate in middle childhood. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जो सेम रेट से कभी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। फॉर जैसे कि बच्चा एट बर्थ से लेके इन्फेंट तक की एज तक जो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है उसमें बच्चा जल्दी जल्दी डेवलप होता है, जल्दी से ग्रो होता है,
है ना, हाइट वेट वगैरह मंथ वाइज, है ना, ईयरली वाइज चेंजेस होते हैं। देन स्कूल गोइंग एज में जाके वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, और देन फिर लेटर एज में, एडोलसेंस में या प्यूबर्टी एज में बच्चा जल्दी से ग्रो होता है, हाइट इंक्रीज होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं, एंड लेटर एडल्टहुड और ओल्ड एज में जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। इसीलिए बोला गया है कि इंक्रीज सब कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पर ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होती है, और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स पर जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है या कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच चाइल्ड ग्रोज इन हिज और हर ओन यूनिक वे। अब डेवलपमेंट का अपना अपना अलग अलग प्रोसेस है, सिमिलर बोला गया है, ठीक है, बट ये भी डिपेंड करता है हर एक कैटेगरी के, उसके हेरिडिटी पर, उसके जीन्स पे, उसके रेशेस पे। ठीक है, क्या होगा, एनवायरनमेंट सबके लिए सिमिलर है पर फिजिकली एक्टिविटी सबके लिए एक सी नहीं होती। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि एट बर्थ से सिमिलर एज के, जो कि हाइट में, वेट में कंपैरिजन टू अपने सिमिलर एज ग्रुप के साथ ज्यादा होंगे या कम होंगे, है ना। उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो माल नरिश्ड है, बट क्या है, वो उनके जीन्स ऐसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं हेरिडिटीली कि वो डिपेंड करते हैं कि उनको फोरफादर से, अपने गार्जियन से क्या मिले हैं। इसलिए क्या होता है, जो ईच चाइल्ड का जो ग्रोथ का पैटर्न है, जो ग्रोथ का पैटर्न है वो अलग अलग या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को होने के लिए इंक्रीज, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, कुछ अच्छे वे में और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं या कुछ एडवांटेज होते हैं। बेसिकली फर्स्ट है जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी से हम डिपेंड करते हैं कि एक्सटेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज पॉसिबल। हेरिडिटी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर बच्चा किस तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव कर सकता है। एंड एनवायरनमेंट पता लगाता है कि डिग्री ऑफ पोटेंशियल की बच्चे को कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल पा रहा है। ठीक है ना। इसके कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं हेरिडिटी के, सब पॉइंट्स, यानी कि जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल और रेस पे डिपेंड करेगा। जेनेटिक्स, जिसके जीन्स अच्छे होंगे, है ना, तो वो वैसे ही, जो अपन ने लेटर डिस्कस करा, वैसे ही ग्रोथ करेगा, वैसे ही डेवलप करेगा अपने आप को। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल का डिफरेंट रहेगा। स्टार्टिंग में दोनों एट बर्थ पर कंपैरिजन टू सेम होते हैं। बॉडी वेट मेल बेबी का ज्यादा रहता है, फीमेल का कम रहता है। ग्रोइंग एज में, टोडलर तक की एज तक, स्कूल गोइंग में बेबी का डेवलपमेंट, गर्ल्स चाइल्ड का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है, ग्रोथ अच्छे से होता है। वहीं कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड का थोड़ा स्लो डाउन होता है। एंड एडल्टहुड में, एडोलसेंस के अंदर फीमेल चाइल्ड का थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड। ठीक है, और अलग अलग रेशिस पे डिपेंड करता है अलग अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर रेशिस का, जैसे नीग्रोस वगैरह होते हैं, नाइजीरियन वगैरह होते हैं, उनका हाइट वेट वगैरह हमसे ज़्यादा हैवी होता है, हाइट भी हमसे ज़्यादा होती है, तो वो उनकी रेशिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि उनके जीन्स उस तरीके के होते हैं। सेकेंड फैक्टर एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। एनवायरमेंट के अंदर भी प्रीनेटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, है ना, एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रीनेटल के अंदर आता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, मैटरनल इलनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो प्रीनेटल फैक्टर्स वो टाइम पीरियड होता है जब जो बच्चा जो बेबी होता है वो मदर के वॉम में होता है, और ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैटरनल माल न्यूट्रिशन, अगर एक माँ प्रॉपर उसको न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंटीनेटल के टाइम पर नहीं मिल पा रहा
है ना, प्रॉपर आयरन की उसमें को रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे को उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी वो अफेक्ट करेगा। मैटरनल इन्फेक्शन, अगर माँ को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन वगैरह है, HIV वगैरह है ना, कई डिजीज, रूबेला, मम्स वगैरह हैं, तो ये भी बच्चे को भी इफेक्ट करेंगी उसकी ग्रोथ के लिए। मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, अगर कोई मदर स्मोकिंग है, एल्कोहलिक है, कुछ और तरीके के नशे पदार्थ वगैरह करती है, तो वो भी बच्चे की ग्रोथ को ज़्यादा नहीं होने देगी। ठीक है। मैटरनल इलनेस वगैरह, मैटरनल इलनेस काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक, अगर मदर को किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह रहती है, उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस में, चाहे डायबिटीज़ वगैरह, ये सब चीज़ हैं, तो ये भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पैक्ट करेंगे। अगर किसी भी तरीके से कोई डिजीज़ कंडीशन या इलनेस से अगर मदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या मतलब डिलीवरी के अगर इन सब चीज़ों से सफ़र करती है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को ड्यूरिंग बाय द हेल्प ऑफ मदर ही पूरा जो डाइट है या न्यूट्रिशियस है वो मदर के द्वारा ही मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है। अब पोस्टनेटल फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, क्या क्या जो उसकी हेल्थ को ग्रो करने में या उसको इम्पैक्ट करने में या उसको डल करने में कारगर होंगे, जिनमें आते हैं बेसिकली न्यूट्रिशियस हेल्थ, फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड सीजन, प्ले एंड एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। अब जैसे कि देखें, अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह मिलेगी, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मिलेगा, तो बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। और वो सब किस पे डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स का कितना ऑब्जर्वेशन है बच्चे के लिए, या कितना वो उसको टाइम टू टाइम उन चीज़ों का, उसके मेडिकेशन का, उसकी हेल्दी डाइट का, लाइफ स्टाइल का ध्यान रख रहे हैं। और वो सारी चीज़ें हमें डिपेंड करेंगी उनके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, कि अगर पेरेंट्स का अर्निंग अच्छा है तो वो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट प्रेजेंट कर सकते हैं या बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की ज़्यादा कहीं भी फिजिकली उसको सब एक्टिविटीज़ करने को, रिक्रिएशनल करने को मिलता है, अच्छे से प्ले करने को, खेलने को मिलता है बच्चे को, तो उससे भी बच्चा एक अच्छा ग्रो करता है। ठीक है ना। कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल यानी कि कल्चरल कई तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को उनके बिहेव पे रहता है कि भाई कुछ डाइट्स होती हैं कि ये चीज़ें हम प्रॉपर अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के बेसिस पे, तो कई बार वो भी इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है ना। क्लाइमेट एंड सीजन, कई मौसम क्लाइमेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कई बच्चे जो स्पेशली विंटर में हुए हैं तो उनको कई बार ज़्यादातर नोजिया या अपना निमोनिया वगैरह इन सारी चीज़ों से इम्पैक्ट रहता है, कोल्ड जल्दी हो जाता है, तो वो क्या है उनके हेल्थ और इम्यूनिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करते रहते हैं। ठीक है। प्ले एंड एक्सरसाइज, वही जैसा कि अपन ने बताया कि प्रॉपर बच्चों को अच्छा खेलना कूदना और एक अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छा एंगेज करने को टाइम मिलेगा, तो बच्चे हेल्दी माइंडसेट, साइकोलॉजिकली भी, इवन फिजिकली भी फिट होते हैं। और हार्मोनल इन्फ्लुएंस वगैरह और इंटेलिजेंस, जैसे जैसे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं, चेंजेस होते हैं बच्चों के, अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल उनका रहेगा तो धीरे धीरे वो सब भी हेल्दी लाइफ स्टाइल डेवलप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी स्टडीड एज इंट्रा यूट्राइन लाइफ और प्रीनेटल पीरियड, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ और पोस्टनेटल पीरियड। अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आफ्टर द ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन या म्यूटेशन होने के बाद फर्स्टली जो बेबी डेवलप होता है, प्रीनेटल पीरियड, और उसको इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आती है वो होती है ओवम, यानी कि 0 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन।
ओवम, जिसका 0 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन गिनाया जाता है। सेकेंड होता है एम्ब्रॉय, 14 डेज टू 8 वीक्स तक जो होता है हम उसे एम्ब्रॉय बोलते हैं। एंड थर्ड फीटल, फीटल 8 वीक्स से लेके और बर्थ तक के जो एज ग्रुप होता है उसको हम फीटल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड और इंट्रा यूट्राइन लाइफ। सेकेंड वन होता है पोस्टनेटल पीरियड या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ हम बोल सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नियोनेट 0 to 28 डेज फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स ऑफ लाइफ को हम बोलेंगे नियोनेट। सेकेंड इन्फेंसी या इन्फेंट 28 डेज से लेके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ 1 ईयर ऑफ लाइफ तक को हम बोलते हैं इन्फेंटाइन पीरियड। थर्ड टोडलर 1 to 3 ईयर्स को बोलते हैं हम टोडलर ग्रुप। प्री स्कूल 3 to 6 ईयर्स को हम बोलते हैं प्री स्कूल ग्रुप या अर्ली चाइल्डहुड। स्कूल एज को 6 to 10 ईयर्स हम काउंट करते हैं गर्ल्स के लिए एंड 6 to 12 ईयर्स हम काउंट करते हैं बॉयज के लिए। एडोलसेंस 13 to 18 ईयर्स वाले एज ग्रुप को हम एडोलसेंस ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल या इंट्रायूट्राइन या एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में ये स्टेजेस होती है। यानी कि फर्स्ट जो हमने गिना क्या था, एम ओवम 0 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन। सेकेंड एम्ब्रॉय 14 to 8 वीक्स। थर्ड फीटल 8 वीक्स टू एट बर्थ। एंड इंट्रायूट्राइन के अंदर नियोनेट 0 to 28 डेज, देन 28 डेज टू 1 ईयर इन्फेंट, 1 ईयर टू 3 ईयर टोडलर, 3 ईयर टू 6 ईयर प्री स्कूल, 6 ईयर टू 10 ईयर स्कूल एज एंड 13 to 18 ईयर्स एडोलसेंस। आफ्टर दिस एडोलसेंट के बाद फ्रॉम प्यूबर्टी टू बिगनिंग ऑफ एडल्टहुड 13 to 18 ईयर्स है ना। ये टाइम पीरियड जनरली अपन देखा जाए तो इसमें प्री प्यूबरसेंट, अर्ली एडोलसेंट, जिसमें हमने बॉयज और कंपैरिजन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपैरिजन टू एडोलसेंस एज में एट बर्थ से लेके चाइल्ड, बेबी चाइल्ड का या गर्ल चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो कंपैरिजन टू बॉय चाइल्ड ज्यादा होता है। ठीक है ना। That's why 10 to 12 ईयर्स में गर्ल्स एंड 12 to 14 ईयर्स बॉयज को हम प्री प्यूबरसेंट या अर्ली एडोलसेंट काउंट करते हैं। मिडिल एडोलसेंट में 12 to 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स, 14 to 16 ईयर्स फॉर बॉयज। एंड पोस्ट प्यूबरसेंट में लेट एडोलसेंट में 14 to 18 ईयर्स गर्ल्स एंड 16 to 20 ईयर्स फॉर बॉयज। ठीक है। नेक्स्ट एडल्टहुड। अंडर एडल्टहुड जो कि वैसे बेसिकली ये हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट नहीं है, पर अपन जहां स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। यंग एडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स ऑफ एज। लेट या ओल्डर एडल्टहुड 65 एंड अबव। उसके बाद आ जाता है यंग ओल्ड 65 to 74 ईयर्स ऑफ एज, मिडिल ओल्ड 75 to 84 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्ड 85 ईयर्स टू टिल डेथ। ये पूरा कंप्लीट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिन्हें अकॉर्डिंग टू द एज हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। हम अलग अलग नाम से जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पहचानते हैं। ठीक है ना। अब फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ के अंदर आता है बेसिकली बायोलॉजिकल ग्रोथ, जिसके अंदर की हम हाइट, वेट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस को काउंट करते हैं। मोटार ग्रोथ मतलब फिजिकली उनका, साइकोलॉजिकली, मेंटली या न्यूरोमस्कुलरी जो उनका डेवलपमेंट या चेंजेस होता है। मोटार ग्रोथ को भी 2 पार्ट्स में बांटा, डिवाइड किया गया है, फाइन मोटार एंड ग्रॉस मोटार। एंड थर्ड सेंसरी ग्रोथ। these 3 आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रोथ। ठीक है ना। डेवलपमेंट बेसिकली हम किससे देखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में ही डिस्कस करा था कि ग्रोथ जिसे हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सके, है ना, काउंट कर सके या मेजर कर सके। ठीक है, क्वांटिटेटिव में। एंड डेवलपमेंट जिन्हें हम साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करके पता लगा सके।
फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट में आएगा इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट, कि बच्चे इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप होते हैं, मॉरली कैसे डेवलप होते हैं, मॉरल डेवलपमेंट, साइकोसोशली और इमोशनल कैसे डेवलप होते हैं, सेक्सुअली कैसे डेवलप होते हैं, स्पिरिचुअली कैसे डेवलप होते हैं, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज वाइज कैसे डेवलप करते हैं, कि फर्स्ट बच्चा क्या वर्ड सीखता है, धीरे धीरे एक पॉइंट वर्ड बनाना सीखता है, फिर एक लाइन बनाना सीखता है, फिर पूरे पूरे सेंटेंस बनाना सीखता है। तो दीज ऑल आर डेवलपमेंट प्रोसेस या डेवलपमेंट्स के टाइप्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करके, है ना, मेजर कर पाएंगे। एंड दीज आर बायोलॉजिकल, मोटर एंड सेंसरी या ग्रोथ डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ के पार्ट है ना, इन्हें हम कैसे टेक्निकली मेजर करके पता लगा पाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट बायोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर आया वेट, ठीक है ना, वेट। तो जनरली ऑन एन एवरेज अपन जानते हैं एक नॉर्मल बेबी का, बच्चे का बर्थ वेट कितना होता है इन इंडियन बेसिस पे, 2.5 से 3.5 किलो या 3.8 kg, ठीक है ना। द न्यूबॉर्न लूजेस अप टू 10% ऑफ द वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, which remains by 10 days of age after their weight gain occur at a rate of 25 to 30 grams a day for the first 3 months। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो नॉर्मल वेट होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का, वो कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलो समथिंग होता है इंडियन बेबी का, जो कि आफ्टर द बर्थ डिलीवरी बच्चा उसको क्या करता है, लूज करता है 10% तक, है ना, स्टार्टिंग के 10 दिनों तक। देन धीरे धीरे उसे 25 से 30 ग्राम के बेसिस पे, वो डेली के बेसिस पे रिकवर करता है। अब वो वेट वो क्यों लूज करता है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है कि अब तक इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर बच्चे को डायरेक्ट मदर के थ्रू सारी न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह सब चीज प्रोवाइड हो रही थी। आफ्टर द डिलीवरी बच्चे को सारी चीजें खुद सेल्फ से करनी पड़ रही हैं, जिनके लिए वो क्या होता है, स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, अपने आप के लिए रेडी नहीं होता है बच्चा, तो उसे वो चीजों के साथ गो थ्रू होने के लिए टाइम लगता है, और उसमें कुछ चीज उसे डाइजेस्ट होती हैं, कुछ चीजें उसे डाइजेस्ट नहीं होती, फिर एनवायरनमेंट, फिर उसका डेली रूटीन, वो सारी चीजें उसे सेल्फ से करनी पड़ रही हैं। इसलिए स्टार्टिंग 10 डेज बच्चा उस अपने बॉडी वेट को लूज करेगा। देन धीरे धीरे जब वो उनसे ओरिएंटेड हो जाता है, देन उसे पर डे के हिसाब से 25 to 30 ग्राम्स, जैसा कि हमने पढ़ा, पर डे के हिसाब से फर्स्ट 3 मंथ्स तक रिकवर करेगा अपने वेट को। ठीक है, The infant double their weight by 6 months of age, triple by 1 year और 4 times by 2 years। अब जो बच्चे का नॉर्मल वेट होता है 2.5 किलो, बच्चा उसके जस्ट डबल हो जाता है 6 मंथ के अंदर, और ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 75, मतलब 2.5 से 5 7.5 किलो वेट हो जाएगा उसका 1 ईयर के अंदर, और अप्रोक्स का 10 किलो समथिंग हो जाएगा 2 साल के अंदर। ठीक है, ये था बायोलॉजिक ग्रोथ का फर्स्ट पॉइंट, वेट। सेकंड, हाइट। अब एट बर्थ एवरेज लेंथ ऑफ हेल्दी इंडियन न्यूबॉर्न बेबी इज 45 to 50 सेंटीमीटर। अब हमने अभी वेट के बारे में जाना कि नॉर्मल बेबी वेट क्या होता है, 2.5 से 3.5 किलो। अब नॉर्मल हाइट क्या होती है, 45 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। It increases 60 centimeter at 3 months, 70 centimeter at 9 months and 75 centimeter at 1 year, है ना। हर मतलब 3 मंथ्स के अंदर 5-5 सेंटीमीटर के हिसाब से ये बढ़ती जाएगी, यानी कि 3 मंथ्स पर ये 60 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, 9 मंथ्स पर ये 70 हो जाएगी, और 1 ईयर पर 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। द हाइट ऑफ इन्फेंट डबल्स 100 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 4 ईयर। अब जो बच्चा हाइट के साथ, नॉर्मल हाइट के साथ पैदा हुआ था, यानी कि 45, ठीक है, देन 100 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल 50 सेंटीमीटर होती है, उसके जस्ट डबल हो जाती है इन द ईयर ऑफ एज 4। ठीक है, एंड ट्रिपल हो जाएगी 13 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेड सरकमफ्रेंस। तो ऑन एन एवरेज हेड सरकमफ्रेंस 33
टू 35 सेंटीमीटर होता है एट बर्थ के टाइम पर, 33 टू 35 सेंटीमीटर हेड सरकमफेरेंस होता है। एट 3 months इट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर एंड 6 months इट इज अबाउट 43 सेंटीमीटर एंड 1 year इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर। एट 2 year इट इज अबाउट 48 सेंटीमीटर। एट 7 year इट इज 50 सेंटीमीटर। एट 12 year इट इज अबाउट 52 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट सेम एज एडल्ट के कंपैरिजन में हेड सरकमफ्रेंस हो जाता है। इसमें मैं एक चीज ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, एट बर्थ के टाइम पर जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो कंपैरिजन टू चेस्ट सरकमफ्रेंस चाइल्ड के से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट सरकमफ्रेंस। चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है एट बर्थ के टाइम पर 31 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस। एट 6 to 12 months ऑफ एज बोथ बिकम इक्वल, है ना। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो एट बर्थ के टाइम पर चेस्ट सरकमफ्रेंस से ज्यादा होता है, और एट द एज ऑफ 6 to 12 months यानी कि 1 year पे ऑलमोस्ट दोनों बराबर इक्वली हो जाते हैं। और आफ्टर 1 year ऑफ एज चेस्ट सरकमफ्रेंस 2.5 सेंटीमीटर एंड बाय द एंड ऑफ 5 year इट इज 5 सेंटीमीटर लार्जर देन हेड सरकमफ्रेंस। ठीक है, एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो कंपैरिजन टू हेड सरकमफ्रेंस 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 5 पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कंपैरिजन टू हेड सरकमफ्रेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोटार ग्रोथ। ठीक है, अब तक अपन ने पढ़ा बायोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे मोटार ग्रोथ के बारे में। मोटार ग्रोथ क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन ऑफ द मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। इट इज यूजुअली कम एज ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। मोटार डेवलपमेंट बेसिकली डिपेंड्स करता है बेबी के मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, इसे जैसे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर मींस कि कोई भी बेबी जिसका कंट्रोल हिज और हर, जिसका बॉडी बाय इंक्रीजिंग मोबिलिटी, यानी कि जो बच्चा खुद से सेल्फ से द इंपॉर्टेंट ग्रोथ क्या करने लग जाता है, स्टैंड करना लग जाए, सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। ठीक है, अपने रनिंग करने लग जाए, क्लम्बिंग अप स्टेयर्स करने लग जाए, है ना, सीढ़ियों पर चढ़ना, कूदना, ये सारी चीजें आती हैं ग्रॉस मोटार में। यानी कि बच्चा फिजिकली इंडिपेंडेंटली क्या करता है, अपनी बॉडी का मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, इसमें भी इसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर, है ना। इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लोकल मोटर एंड प्रोवाइड फाइन मोटर एक्टिविटी। एंड ग्रॉस मोटर ही धीरे धीरे डेवलप करवाता है किसी बच्चे को फाइन मोटर एक्टिविटी के लिए। अब फाइन मोटर क्या होता है कि कोई बच्चा उस चीजों को, ये तो हो गया जो स्पेसिफिक अपने माइंड को चलाना और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का मूवमेंट कराना। फाइन मोटर के अंदर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन न्यूरल ट्रैक्ट मैच्योरेशन एक्टिविटीज। ठीक है, जिसके अंदर की बेसिकली बच्चा क्या करेगा, सेंसरी मोटर एडजस्टमेंट एंड इंक्लूड आई कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर आई कोऑर्डिनेशन, ड्रेसअप करना, अपने आपको खुद से कपड़े पहन लेना, अपने आप से खुद से चीजों को, क्लोथ्स को ओपन कर लेना, एक सिंगल हैंड के साथ स्पून से पकड़ के खाना, क्योंकि ये बेसिस में बेसिकली हमारा माइंड या कंसेप्ट ज्यादा लगता है ना। क्यों, क्या होता है कि टेक्निक्स, ठीक है, ये चीजें दौड़ना, भागना, ये सारी चीजें भी हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स है, ग्रोथ है, बट इनमें इतनी फाइन क्वालिटी नहीं होती जैसे कि इन्हें नॉर्मली भी बच्चे करते हैं। पर किसी चीज को टेक्निक के साथ करना है, अपनी फिंगर को या आई कोऑर्डिनेट करके रखना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, उनसे अपने आप को कोई चीज आ रही है उससे अपने आप को कवर करना है, ये इसमें बेसिकली न्यूरोमस्कुलर की ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। ठीक है, ये जब प्रॉपर डेवलप हो जाता है, दैट्स वाई इनको 2 पार्ट्स में, ग्रॉस और फाइन में बांटा गया है कि ग्रॉस एक सिमिलर पार्ट होता है जिसमें बच्चा खुद से सारी चीजें मूवमेंट करता है। इसमें बेसिकली जो रोल रहेगा वो हमारे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का रहेगा, और फाइन मोटर के अंदर हमारा जो बेसिकली पार्ट रहेगा या ज्यादा वो चेंजेस रहेगा वो हमारे न्यूरोमस्कुलर के ट्रैक्ट का मैच्योरेशन का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट
sensory growth, it depends upon development of nervous system and response to a specific stimuli. अब sensory growth का अपन जैसे कि जानते ही हैं, हमारे 6 senses हैं, जैसे कि हमारा taste हुआ, smell हुआ, ठीक है, टच हुआ, हियरिंग हुआ, ये सारे हमारे अकॉर्डिंग टू द एज या ग्रोइंग एज में डेवलप होते जाते हैं. एंड इसके अंदर भी हमारा जो विजुअल सिस्टम है लास्ट मैच्योर होता है अबाउट 6 to 7 ईयर्स में, जो कि 20/20 इक्विटी का होता है, या कि 6/6 का विजन भी बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा प्रॉपरली हर एक चीज को 20 फुट 20 इंचेस के हिसाब से दे सकता है. वो हमारा 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज के अंदर जाके फुली डेवलप होता है. ठीक है, नेक्स्ट आती है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय इरेक्शन. अब ये हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ, या अभी तक हमने देखा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन हमने देखा थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अपन आ गए. ठीक है ना. तो फर्स्ट थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट बाय इरेक्शन. ठीक है, फर्स्ट जो थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? इरेक्शन के द्वारा दी गई है, जो कि बताता है कि हर एक बच्चे का साइको या सोशली वो कैसे डेवलप होता है. ठीक है ना. तो जिसमें फर्स्ट थ्योरी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये अपन अप्लाई करते हैं इन्फेंट की एज पे, कि इन्फेंट में जो बच्चा साइको सोशली डेवलप होता है वो किस बेस पर होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को किस तरीके से दर्शाया गया है कि जो बच्चा होता है वो किससे बिलोंगिंग ले सकता है या सोशली किसके संग अपने आप को कंफर्टेबल समझता है. जो पेरेंट्स हैं उसके, स्पेशली मदर जो केयर गिवर है, जो उसकी डेली नीड्स को, जो उसकी रिक्वायरमेंट को, जो उसको चीजों को फुलफिलमेंट करा रही है, बच्चा उस पर क्या करेगा? ट्रस्ट करेगा कि अगर बच्चे को भूख लग रही है तो मदर उस चीज में कंफर्टेबल है, वो उसकी नीड्स को कंप्लीट करा रही है. बच्चा रो रहा है, चाहे वो, ये एक मदर को ही पता होता है कि चाहे वो टॉयलेट की वजह से रो रहा है, चाहे उसे भूख लगी है उसकी वजह से रो रहा है, कि या चाहे कोई उसे चोट लगी है उसकी वजह से रो रहा है. तो ये अच्छे से कौन समझ पाता है? बच्चे के गार्जियन, स्पेशली मदर समझ पाती है, और वो फिर उस चीज से बच्चे को रिकवर करती है. तो बच्चा मदर पर फुली ट्रस्ट करता है. और बच्चा मिसट्रस्ट या डिस्कंफर्ट होगा, कोई भी स्ट्रेंजर लोग होते हैं रिलेशन वाले, जब वो कभी मिलने आते हैं, वो कभी कभार देखते हैं, इसीलिए वो देखते हैं ना बच्चे कई बार दूसरे लोगों पर जाने में रोते हैं या उनके साथ मिंगल होने में उन्हें अच्छा कंफर्टेबल, क्योंकि वो उनसे थोड़ा फियर खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, वो जो एक अनजान चेहरा होता है, एक अननोन पर्सन होता है, तो वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि वो कौन नया आ गया या कौन है वो, है ना. और फैमिली मेंबर्स में जितने भी ओरिएंटेड चेहरे होंगे उन पर वो ट्रस्ट करते हैं. तो जो साइकोलॉजिकली जो इन्फेंट डेवलप होता है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की थ्योरी से ही डेवलप होता है. इसी में सेकंड थ्योरी आती है जिसके अंदर टोडलर ग्रुप आता है. वो डेवलप होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की थ्योरी पे. अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की थ्योरी क्या होती है कि टोडलर डेवलप इनटू इंडिविजुअल विद माइंड विल ऑफ देयर ओन. So if the child succeeds in development of autonomy, he develops feeling of self-esteem. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होगा वो सेल्फ से ही क्या होगा, सारी चीजें अपनी हैं, खुद से सोचता है, देखता है, उनको फॉलो करता है. ठीक है, वो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पर इंडिपेंडेंटली वो सारी चीजें करना चाहता है. ठीक है, अगर वो चीजों में उनमें सक्सीड होता है ना, ऑटोनोमस लाता है कि मैं इंडिपेंडेंटली इसे फुलफिलमेंट कर लिया, तो वो उससे खुश होता है. अगर वही चीज में वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है, उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया या उससे कुछ और गलत हो गया, तो वो अपनी कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को क्या है एकदम उसमें चला जाता है, शेम और डाउट में, कि ये मेरे से अच्छे से सक्सीड नहीं हुआ. ठीक है, तो जो टोडलर ग्रुप है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की डाउट की थ्योरी पर क्या करेगा, अपने आप को साइकोलॉजिकली डेवलप करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. अब जो प्री स्कूल चाइल्ड ग्रुप है, ठीक है, जिसका कि एज ग्रुप होता है 3 to 6 ईयर्स, वो
अंडर साइको सोशल थ्योरी में जो डेवलप होगा वो किस पे होगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की थ्योरी पे अपने आप को साइको सोशली डेवलप करेगा। अंडर दिस थ्योरी क्या बोला गया है, चिल्ड्रन इन दिस एज वांट टू लर्न व्हाट दे कैन डू फॉर हिमसेल्फ। इस एज ग्रुप के बच्चे ये देखते हैं मोस्टली कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, और बेसिकली इमेजिनेशन में वो ज्यादा रहते हैं, लोगों को अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स को इमिटेट करने में, उनको कॉपी करने में, काम करवाने में। अब इनमें कई तरीके की चेंजेस रहते हैं। देखो क्यों हम बोलते हैं कि बच्चों के सामने कभी हमें एज अ पेरेंट्स या एज ए एल्डर ब्रदर कोई भी गलत चीजें, खाना पीना या बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसको कॉपी करता है, उसे नहीं पता क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है ना। तो अगर इन द केस वो कुछ गलत चीज को कॉपी कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है ना लोगों के सामने, तो हमें क्या होगा, हम एज अ पेरेंट्स गार्जियन उसे टोकेंगे, डांटेंगे, ठीक है है ना। तो बच्चा क्या करेगा, उस कंडीशन में गिल्ट में जाएगा कि मैंने कुछ गलत चीज कर दी, मुझे डांट मिली उस चीज में, सारी चीजें। अगर सेम चीज बच्चा किसी को, मदर फादर को या किसी और एल्डर ब्रदर को कुछ अच्छा काम, कुछ घर की हेल्प कराते हुए दिख रहा है, और वो मदर के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स के साथ उन चीजों को हेल्प करता है, काम में, घर के कामों में, या उनकी मदद करता है, तो उन्हें एप्रिसिएशन मिलता है। तो इस केस में बच्चे को क्या होता है, इनिशिएशन मिलता है कि हाँ ये मैंने अच्छा काम किया। तो हमेशा जब ग्रोइंग चाइल्ड रहता है उसके सामने हम उसको वही हैबिट्स से डेवलप करें जिनमें कि बच्चा अच्छी चीजें सीखे, ना कि कोई बैड हैबिट्स हम उसके सामने शो करें, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कूल एज चाइल्ड रहेगा, जिसका एज ग्रुप होगा 6 to 12 ईयर्स, वो डेवलप होता है इंडेप्टी वर्सेस इंफीरियरिटी वाले कंसेप्ट पर, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, इन दिस एज चिल्ड्रन वांट टू एंगेज इन टास्क इन देयर सोशल वर्ल्ड दे कैन कैरी आउट सक्सेसफुली एंड दे वांट टू success to be recognized by adult and by their peers. Suppose children don't attain the expectation of parents and school teacher, means they develop inferiority. अंडर दिस क्या बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, वो बेसिकली क्या देखते हैं कि वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना। उनका मेन बेस क्या रहता है कि वो अपने पीयर ग्रुप के सामने, अपने एल्डर ब्रदर वगैरह पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने क्या करना चाहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बाकी चीज़ों में हो। तो वो एक अच्छा इनिशिएशन उठाते हैं। उन्हें क्या लगता है कि अगर हम ये चीज़, कुछ अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम लोगों के संग एक अच्छी रेपो या अपनी एक पहचान बना पा रहे हैं, कंपेरिजन टू अगर वो उस चीज़ में, किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा गेन नहीं करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं, कंपेरिजन टू दो ब्रदर्स में ही या ब्रदर और सिस्टर में ही उनको कंपेरिजन किया जाता है कि ये बेटर करता है तुम ऐसे करते हो। तो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो इंफीरियरिटी वाले जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, एज अ एल्डर ब्रदर सिस्टर, हम उनको क्या करें, हमेशा मोटिवेट करें, ना कि हम उन्हें डाउनवर्ड्स चीजों के बारे में गिनाएं या फिर उन्हें इंफीरियर फील कराएं, ठीक है ना। अगर कोई भी सपोर्टिंग चीज या अच्छी चीज में वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली एडोलसेंट्स जो एज ग्रुप होता है अंडर साइको सोशल थ्योरी, हम इसमें जो डेवलप होते हैं बच्चे, वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है, जो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इरेक्शन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, साइकोसोशल। और एज ग्रुप कौन सा है, अर्ली एडोलसेंट्स। इन दिस एज ग्रुप एडोलसेंट वांट्स टू फिगर आउट हु दे आर एंड व्हाट इज देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। इसमें अब धीरे धीरे बच्चे एडोलसेंट एज में आते हैं, ग्रोइंग एज में आ रहे हैं, उन्हें नॉलेज हो रही है सोसाइटी की, वर्ल्ड की, लोकल बेसिस चीज़ों की। तो इनमें क्या करते हैं कि बच्चे ये देखते हैं कि सोशली वो कितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका सोसाइटी में क्या योगदान है, ठीक है। और वो अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं कि सोशली लोगों के साथ मिंगल होके, सोसाइटी के कामों में अपने आप को मिंगल करवा के, पार्टिसिपेट करके वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोगों में अपना भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, तो हमारी एक अलग पहचान लोगों में नहीं बनेगी, हम ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। इफ वो मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सीखना, सोसाइटी के कामों में अच्छे से पार्टिसिपेट करना,
कर पाते हैं तो बेटर है, अगर वो उस चीज में फेल हो जाते हैं और एक अलोन या कॉर्नर हो जाते हैं तो वो अपने आप को ऐसा लगता है कि उन्हें लोग जानेंगे नहीं, ज्यादा पहचानेंगे नहीं, वो रोल डिफ्यूजन यानी कि उनका कोई पार्टिसिपेट नहीं है सोसाइटी में या घर के काम में। तो हमें एज अ गार्जियन हमेशा, अगर कोई बच्चा थोड़ा होता है कि कोई एक्टिव होता है, कोई फास्ट फॉरवर्ड होता है, कोई ज्यादा इतना अनएक्टिव नहीं, मतलब एक्टिवली नहीं रह पाता, पैसिव टाइप का होता है, तो हम उन्हें मिंगल करें, उन्हें इनिशिएट करें कि आप भी आगे बढ़कर आओ, तो सबका इन्वॉल्वमेंट रहे, तो वो उनके धीरे धीरे माइंडसेट वैसे साइकोलॉजिकली डेवलप हो पाता है अच्छे से, ठीक है। एंड एट लास्ट लेट एडोलसेंट, जिनका इंटीमेसी एंड सेल्फ एब्जॉर्वेशन, ठीक है, ये आ गया। अब एडोलसेंट्स, लेट एडोलसेंट वाली, जो कि basically it is the gain age, so they develop sense of intimacy with individual of their own age and their opposite sex and with themselves failure to establish and make isolation, ठीक है। अब वो जब ग्रोइंग एज में आते हैं, 12th में, कॉलेज गोइंग एज में जाने वाले हैं, तो उस एज ग्रुप में क्या करते हैं, बेसिकली अब तक तो बच्चे घर में रहते हैं, थोड़ा शाई नेचर रहता है उनका, बट क्या है, धीरे धीरे उनके फ्रेंड सर्किल बढ़ता है, मेल फीमेल अट्रैक्शन भी बढ़ता है, हेट्रोसेक्सुअल ग्रुप रिलेशन भी वो बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ, तो वो क्या करते हैं कि उनका पर्सनैलिटी एक डेवलप आए, करके आए, और वो उन चीजों में, हर एक चीजों में इनिशिएट करे, उन सब लोगों के संग मिलके रहे, है ना। अगर कई बार कई बच्चे सेल्फ एब्जॉर्वेशन में ही रह जाते हैं कि कई बार नहीं कर पाते अपने आप को ज्यादा लोगों के साथ, चाहते हैं वो उनसे बात करना, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर उनका जो शाइनेस है या उनका वो अच्छे से उन चीजों, अपनी बातों को रखना, नहीं रख पाना हुआ, तो वो धीरे धीरे से उनको क्या है, डाउनवर्ड्स में ले जाता है, उनको खुद को ये लगता है वो अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें फर्स्ट स्टार्टिंग से ही ये रखना चाहिए कि कोई कभी भी अपने बच्चों को यही समझाना चाहिए, कोई बात है आप बोलो, लोगों के साथ उठो बैठो खेलो, अपने पॉइंट रखो, जिससे क्या है बच्चों को इन चीजों में जाके आगे जाके ज्यादा हेजिटेट ना हो और उनका मेंटली और साइको सोशली वो अच्छे से डेवलप करें। तो हमने इस पूरी थ्योरी में अकॉर्डिंग टू इरेक्शन ये देखा कि एट जो एक बच्चा होता है छोटा, उसका डेवलपमेंट किस बेसिस पे, इन्फेंसी से टोडलर, टोडलर से प्री स्कूल, स्कूल से स्कूल एज, देन एडोलसेंट, देन लेट एडोलसेंट, कैसे वो साइको सोशली डेवलप होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइको, तो नेक्स्ट सिगमंड फ्रूड के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, एक बच्चा साइकोसेक्सुअली कैसे डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, जो कि इन्फेंट एज ग्रुप में आती है। ओरल स्टेज से बच्चे को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ओरली, वो कैसे मिलता है, ओरल रीजन और द सेंसरी एरिया ऑफ द माउथ प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करके सेटिस्फाई हो पाता है, तो इसलिए वो ओरल स्टेज में गिना जाता है, ठीक है ना। चाइल्ड गेट सेटिस्फाइड बाय सकिंग द निपल, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रूड, जो सेक्सुअली डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो इन्फेंट एज में होता है, वो ओरली जब उसकी रिक्वायरमेंट या फुलफिलमेंट होती है, उसकी नीड्स, वो कैसे होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करके, सक द निपल करके, ओरली बेसिस पे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज एनल स्टेज, टोडलर, ठीक है। इस जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो सेक्सुअली डेवलप होते हैं कैसे, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्लेजर उन्हें मिलता है कि जो भी यूरिनेशन होता है, मोशन होता है, उसे पास करके, है ना, बेसिकली द यूरेथ्रल एरिया बाय पासिंग यूरिन, मोशन एंड मैनिपुलेटिंग, है ना, और मैनिपुलेट करके अपने क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है ना। थर्ड फैलिक स्टेज, ठीक है। फैलिक स्टेज अंडर इस एज ग्रुप में आते हैं प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड लव्स पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, जो अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी फ्रूट्स का मानना है, और हमने जैसे पढ़ते हैं कि फैलिक स्टेज में जो प्री स्कूल चाइल्ड होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं कि उनका जो रिएक्शन होता है वो अपोजिट
पेरेंट्स को लव करके होता है। जैसे कि गर्ल चाइल्ड है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है या ज्यादा अटैच रहती है फादर के साथ, एंड जो बॉय चाइल्ड है, लड़का है, वो ज्यादा अटैच रहता है मदर के साथ। ठीक है। लेटेंसी स्टेज, ये अंडर दिस एज, इन दिस स्टेज द स्कूल एज चिल्ड्रंस आर countable. This stage is children from close relationship with others of their same own age. ठीक है। Under this क्या बोला गया है, जो साइकोसेक्सुअली डेवलप होंगे लेटेंसी स्टेज में स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन, वो अट्रैक्ट करते हैं अपने सिमिलर एज, यानी कि बॉयज का ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन बॉयज के साथ बनेगा और गर्ल्स चाइल्ड का ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन गर्ल्स के साथ बनेगा। एंड एट लास्ट genital stage, adulthood. During this stage secondary sexual characteristics appear हो जाते हैं और जो boys होते हैं वो फीमेल चाइल्ड के साथ ज़्यादा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, और गर्ल्स चाइल्ड हैं वो मेल चाइल्ड के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप या बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली बोला जाए तो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या एंटर कर जाते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये द हेल्दी चाइल्ड का पार्ट 1 था, जिसके अंदर की हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ अप में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इनके बारे में, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, इनके बारे में जाना। सो थैंक यू।